नमस्कार। आज हम सफ़र पर निकलते हैं कैरेबियन के एक ऐसे जन्नत के जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी हिम्मत के लिए भी जाना जाता है। एक ऐसी जगह जिसने ज्वालामुखी और एक मुश्किल इतिहास का सामना किया और फिर भी खड़ा रहा। तो चलिए सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की इस ज़बरदस्त कहानी को समझते हैं। अच्छा, एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी को अंदाजा है कि वो कौन सा कैरेबियाई देश था जिसे कुख्यात समुद्री डाकू ब्लैक बियर्ड अपना अड्डा कहता था? जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे, और वो यहीं इन्हीं द्वीपों के रंगीन इतिहास में कहीं छिपा है। और एक और चौंकाने वाली बात, ये देश कैरेबियन के सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक का घर है। सोचिए, ये सिर्फ भूगोल की किताब का एक फैक्ट नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो वहाँ की ज़मीन और लोगों की जिंदगी को आज भी लगातार एक नया आकार दे रही है। तो आइए सफ़र शुरू करते हैं। उतरते हैं सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के इस अनोखे भूगोल में। एक ऐसी जगह जहां ज्वालामुखी की धधकती आग और समंदर का ठंडा पानी एक दूसरे से मिलते हैं। पहली बात, ये कोई एक अकेला द्वीप नहीं है। ये दक्षिणी कैरेबियन सागर में फैले 32 द्वीपों और छोटे-छोटे टापुओं का एक खूबसूरत गुच्छा है। और इसका पूरा एरिया है सिर्फ 389 स्क्वायर किलोमीटर्स। अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली के एरिया का करीब-करीब एक चौथा ही है। अब जो बात इस जगह को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो है इसका दोहरा रूप। जो मुख्य द्वीप है सेंट विंसेंट, वो पूरा का पूरा पहाड़ी और ज्वालामुखी से बना है। वहीं दूसरी तरफ जो ग्रेनेडाइंस के छोटे छोटे द्वीप हैं वो ज्यादातर समतल हैं और मूंगे की चट्टानों पर बसे हुए हैं। अब बात करते हैं मुख्य द्वीप के बिल्कुल दिल की, एक ऐसी चीज की जो इसके पूरे वजूद को तय करती है। सेंट विंसेंट द्वीप के ठीक बीचों बीच एक विशाल पर्वत श्रृंखला है और इसका धड़कता हुआ दिल है ला सॉफ्रियर ज्वालामुखी। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये वो केंद्र है जिसके इर्द गिर्द इस द्वीप की पूरी दुनिया घूमती है। ला सॉफ्रियर ज्वालामुखी की ऊंचाई है 1234 मीटर। ये इतना विशाल है कि द्वीप के हर कोने से दिखाई देता है और वहां रहने वालों को हर पल अपनी मौजूदगी का एहसास कराता रहता है। इस जमीन की तरह ही यहाँ के लोग भी हैं, बिल्कुल अलग अलग रंगों से सजे हुए। सच तो ये है कि सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के लोगों की पहचान इन द्वीपों के तूफानी इतिहास ने ही गढ़ी है। इस देश की कुल आबादी करीब 1 लाख है। हाँ, एक छोटा सा समुदाय है लेकिन बेहद जीवंत, जिसकी जड़ें दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों से जुड़ी हुई हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। करीब 66% लोग अफ्रीकी मूल के हैं, 19% मिक्स्ड हैं, 9% यहाँ के मूल निवासी कैरिब अमेरिंडियन और 6% श्वेत। ये जो मिश्रण है ना, ये असल में प्रवासन, उपनिवेशवाद और संघर्ष की दास्तां है। और यही विविधता भाषा में भी झलकती है। ऑफिशियल भाषा तो अंग्रेजी है, लेकिन ज्यादातर लोग रोजमर्रा की बातचीत में विंसेंटियन क्रियोल का इस्तेमाल करते हैं। ये अंग्रेजी, अफ्रीकी और फ्रांसीसी भाषाओं का एक बड़ा ही अनोखा मेल है। तो चलिए अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे चीनी और मसालों की चाह में हुए संघर्ष की आग ने आज के सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस को आकार दिया। ये टाइमलाइन हमें सदियों के सफर पर ले जाती है। 1498 में जब कोलंबस ने इसे पहली बार देखा, वहां से लेकर 1783 में ब्रिटिश राज के पूरी तरह काबिज होने तक, फिर 1834 में गुलामी का वो दर्दनाक अंत और आखिर में 1969 में ब्रिटेन से पूरी आज़ादी का वो गौरव का पल। औपनिवेशिक दौर में अंग्रेजों ने यहाँ गन्ने के बड़े बड़े बागान लगाए और इन बागानों पर टिकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अफ्रीका से लाए गए गुलामों के अमानवीय श्रम पर ही निर्भर थी। ये नंबर दिल दहला देने वाला है। 1723 से 1778 के बीच 25,000 से ज्यादा अफ्रीकी लोगों को बंदी बनाकर इन द्वीपों पर काम करने के लिए लाया गया था। ये ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के भयानक असर को दिखाता है। ये जो लाइन है, ये एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। 20वीं सदी में मजदूरों का यही संघर्ष राजनीतिक चेतना की चिंगारी बन गया, जिसने आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी। यहाँ से लोगों की हिम्मत ने एक संगठित रूप लेना शुरू किया। और अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे आज की विंसेंटियन संस्कृति इस देश की कभी ना हारने वाली भावना का ही एक रूप है। आज की अर्थव्यवस्था 3 मेन पिलर्स पर खड़ी है। टूरिज्म सबसे बड़ा सहारा है, जो देश की जीडीपी का 1/4 हिस्सा बनाता है। उसके बाद ऑफशोर फाइनेंस और खेतीबाड़ी का नंबर आता है, जो देश की आर्थिक नींव को मजबूती देते हैं। यहाँ का खाना भी उतना ही रंगीन और जानदार है।
ब्रेड फ्रूट और जैकफिश, बुलजोल नाम का नमकीन मछली का सलाद और कैलालू सूप, ये कुछ ऐसे जायके हैं जो यहाँ की पाक विरासत की कहानी कहते हैं। संगीत तो विंसेंटियन कल्चर की धड़कन है। चाहे कैलिप्सो के किस्से हो, सोका की एनर्जी से भरा संगीत हो, या फिर रेगे की सुकून देने वाली धुनें, ये सब यहाँ की जिंदगी का हिस्सा हैं। विंसी मास कार्निवल जैसे त्योहार ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये देश के इतिहास, उसकी आज़ादी और उसकी अनोखी पहचान का एक जीता जागता जश्न है। ये पूरे समुदाय को एक साथ ले आते हैं। लचीलापन यानी रेजिलियंस। अगर सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की कहानी को एक शब्द में कहना हो तो वो यही होगा। ये वो धागा है जो इनके संघर्ष से भरे इतिहास को आज की जिंदा दिल संस्कृति से जोड़ता है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है कि आखिर कैसे किसी देश की भावना उसके मुश्किल इतिहास के बावजूद नहीं, बल्कि उसी की वजह से और भी मजबूत होकर उभरती है। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की कहानी शायद इसी का सबसे अच्छा जवाब है।